नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल पाठशाला विद के। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा कि बिहार पुलिस न्यू पैटर्न 7 अगस्त के तर्ज पर इस वीडियो में आप जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के लगभग 65 से 70 प्रश्न को सॉल्व करेंगे, जो कि एनसीईआरटी 9th क्लास के हैं। आपको मैं पिछले वीडियो में प्रूफ के साथ बताया भी हूं कि देखिए कैसे प्रश्न कहां से उठा करके दिया गया है। तो इस वीडियो को करने के बाद नोट कर लीजिए, आप लिख लीजिए कि अगर आपने इस वीडियो को देखा ईमानदारी पूर्वक तो 2 से 3 प्रश्न, 3 प्रश्न कम से कम 2 से 3 प्रश्न आपका सीधा फायदा होने वाला है। 2 से 3 प्रश्नों का तो लगभग 20 से 22 मिनट जो भी लगे इस वीडियो को कंप्लीट करने में, इतने में आप 3 प्रश्न इजीली कर लेंगे। इससे पहले भी मैं जीव विज्ञान के एक वीडियो दे चुका हूं, यह दूसरा वीडियो है। 1-2 वीडियो मैं और दूंगा, उसके बाद फिर मैं अलग सब्जेक्ट का वीडियो आपको दूंगा। तो बिना वक्त गवाए हुए मैं प्रश्नों को शुरू करता हूं। पहला प्रश्न, इनमें से कौन सा एक द्वैध पादप है? देखिए कितना शानदार प्रश्न है। इनमें से कौन सा एक जो है वह द्वैध पादप है? फिर से मैं दोहरा रहा हूं, इनमें से कौन सा एक द्वैध पादप है? द्वैध पादप का मतलब क्या है भैया? कि वह सिंगल पादप नहीं है। तो यह लाइकेन जो है यह द्वैध पादप का उदाहरण है। लाइकेन यह कवक और शैवाल का परस्पर सहजीवी संबंध का परिणाम होता है। अगर आपसे पूछे कि लाइकेन किसका परिणाम है तो बताएंगे कवक और शैवाल का। तो लाइकेन जो है यह द्वैध पादप का उदाहरण है। चलिए प्रश्न संख्या 2 पर आते हैं। ब्लैक रिएक्शन विधि का संबंध किस वैज्ञानिक से है? ब्लैक रिएक्शन बहुत बढ़िया प्रश्न है। टप से आएगा एग्जाम में ऐसा प्रश्न और आप टप से लेट जाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। मैं जान रहा हूं ना कहां से आप पढ़ते हैं और उस बुक में इसका जिक्र है ही नहीं। तो ये पिछले वीडियो में दिखाया हूं कि कहां से ये सारे प्रश्न उठते हैं और एग्जामिनर कैसे आपको चित्त कर देता है। तो ब्लैक रिएक्शन विधि का संबंध है, यह वैज्ञानिक का नाम है कैमिलो गाल्जी। जी हां, इन्होंने ही गाल्जी वाडे की खोज करी है। तो कैमिलो गाल्जी इनका नाम है। ब्लैक रिएक्शन विधि। अब पूछता है, जैसे पिछली बार पूछा था कि किस गैस को उपयोग किया गया था, इसमें ऐसा पूछा जाएगा कि ब्लैक रिएक्शन विधि में कैमिलो गाल्जी ने किसका घोल उपयोग किया था? तो जो ब्लैक रिएक्शन विधि का ये कर रहे थे, इसको रिएक्शन जब करा रहे थे तो इन्होंने सिल्वर नाइट्रेट, याद रखिएगा ब्लैक रिएक्शन विधि में कैमिलो गाल्जी के द्वारा सिल्वर नाइट्रेट के घोल का जो है वह प्रयोग किया गया। कैमिलो गाल्जी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। तो इनका है क्या थे, तो इनको नोबेल दिया गया है 1906 ईस्वी में। तो ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा कि कैमिलो गाल्जी को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया है। चलिए 5 नंबर सवाल, किसे कोशिका का बिजली घर भी कहा जाता है? कोशिका का बिजली घर, या पूछे पावर हाउस ऑफ द सेल। जी हां, बिजली घर को आप पावर हाउस कहते हैं और कोशिका को सेल कहते हैं। तो पावर हाउस ऑफ द सेल, या किसे कोशिका का ऊर्जा गृह, ऐसे करके प्रश्न आपसे पूछेगा। कोशिका का बिजली घर, कोशिका का ऊर्जा गृह, कोशिका का पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वह ऊर्जा किस रूप में प्रदान करता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका शॉर्ट फॉर्म है एटीपी के रूप में हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। जी हाँ, किसके रूप में? एटीपी। अगर एटीपी का फुल फॉर्म पूछ दे तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आप याद रखिएगा। कोशिका की ऊर्जा, सीधा प्रश्न बनेगा, कोशिका की ऊर्जा कहलाती है एटीपी। किसकी ऊर्जा है? ये कोशिका की ऊर्जा कहलाती है एटीपी। चलिए अगला प्रश्न 8 नंबर सवाल। देखिए ये प्रश्न बहुत अच्छे से पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी दोहरी झिल्ली का नहीं है? उसमें घुसेड़ देगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो जानिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना वह दोहरी झिल्ली का है। कौन सा है? दोहरी झिल्ली का है। तो यहां से प्रश्न बनेगा माइटोकॉन्ड्रिया में कितने झिल्ली हैं? तो बताएंगे दोहरी झिल्ली। इनमें से किसके पास अपना खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम भी होता है? जी हां, राइबोसोम और डीएनए इसका खुद का है, क्योंकि यह पावर हाउस ऑफ द सेल है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया
माइटोकॉन्ड्रिया। जी हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का राइबोसोम और खुद का डीएनए होता है। अब इसके पास पावर है तो ये दोनों चीजें हैं। चलिए अगला प्रश्न, ये प्रश्न भी आया था, आपको याद होगा, तो ये प्रश्न आपने देखा होगा, इनमें से कौन केवल पादप कोशिका में होता है? तो प्लास्टिड जो है ना, यह केवल पादप कोशिका में होता है। तो प्रश्न को थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया था, लेकिन इसी से मिलता जुलता प्रश्न था। अगर आप लोगों ने प्रश्न का सॉल्यूशन किया है मेरे चैनल पर तो आपको इस बात की जानकारी बिल्कुल होगी। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार, एक ल्यूकोप्लास्ट और दूसरा क्रोमोप्लास्ट। याद रखिएगा, प्लास्टिड जो है यह दो प्रकार, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ओके, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। जिस प्लास्टिड में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। जिसमें क्लोरोफिल नामक वर्णक जो होता है, जो हरा रंग प्रदान करता है, वह क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। और ल्यूकोप्लास्ट में क्या संचित होता है भैया? तो स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन। दो प्रकार के प्लास्टिड आपने पढ़ा, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो जिसमें हरे का जो वर्णक होगा वह क्लोरोप्लास्ट होगा, और जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन है वह ल्यूकोप्लास्ट है। ओके, चलिए अगला प्रश्न। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह किसमें अपना डीएनए और राइबोसोम होता है? अभी आपने पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम होता है, क्योंकि वह पावर हाउस ऑफ द सेल है। तो ठीक माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही डीएनए और राइबोसोम किसमें होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा? तो बता देंगे कि सर बताए थे आप कि माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा प्लास्टिड में भी राइबोसोम और अपना खुद का डीएनए होता है। बहुत शानदार शानदार प्रश्न लेकर के आया हूं, दिल ना खुश हो जाए तो कहिएगा। अगर सारे प्रश्न आपने कर लिया ना तो दिल ना खुश हो जाए तो कहिएगा। चलिए अगला प्रश्न। रसधानियां जंतु कोशिका में होती है और पादप कोशिका में भी होती है, लेकिन यहां देखना है कि जो जंतु कोशिका की रसधानियां होती हैं वह छोटी होती हैं, जबकि पादप कोशिका की जो रसधानियां होती हैं वह बड़ी होती हैं। यह रसधानियां जो है ना, यह कोशिका को स्थिरता और कठोरता प्रदान करने में सहायता करती हैं। जी हाँ, यही रसधानियां। चलिए 17 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। एक बार जरा सभी लोग कमेंट करिए, जितने लोग दिख रहे हैं, क्या आपको मजा आ रहा है इस क्लास को करके या बेकार में आप समय दे रहे हैं? कमेंट करिए। देखिए, जो जो दूसरे कोचिंग के एजेंट होंगे ना, उनको बहुत खराब लगेगा, क्योंकि हम उनकी टीचर का तारीफ नहीं करते हैं। तो भैया तारीफ करने से नहीं होता है, अगर आप कंटेंट दीजिएगा, एग्जाम में भिड़ेगा, तब ना बच्चों का लाभ होगा। जपने से थोड़ी होता है कि हाँ फलना सर और चिलना सर। अब फलना सर और चिलना सर पढ़ा रहे हैं और दिमाग के ऊपर से जा रहा है, एग्जाम में आ ही नहीं रहा है, तो क्या फायदा? तो हम चिलना सर से ना पढ़ के हम किसी और सर से पढ़ें, जो एग्जाम में आए वही तो हमारा अपना है, बाकी तो सब पराया ही है। चलिए, सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है कोशिका। कोशिका जो है, द्वारा काटिए, सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई जो है वह कोशिका है। ल्यूकोप्लास्ट का प्राथमिक कार्य क्या है? तो अभी आपको बताया कि स्टार्च और प्रोटीन, तेल, ये संचय करना है ना। तो ल्यूकोप्लास्ट का प्राथमिक कार्य संचय करना। लाइकेन का मुख्य भाग निर्मित होता है। तो लाइकेन कवक और शैवाल से, अभी आप बताए थे आपको कि यह द्विपादप का उदाहरण है, यह सिम्बायोटिक रिलेशन बनाता है, सहजीवन संबंध में रहता है ना। तो ये कवक है। लाइकेन का मुख्य भाग कवक, याद रखिएगा, कवक है, शैवाल नहीं। मुख्य भाग पूछ रहा है तो लाइकेन में देखिए का आ रहा है, तो का से कवक आप रिलेट करिएगा। लाइकेन में श नहीं आ रहा है तो शैवाल मुख्य भाग नहीं है। कोशिका को रॉबर्ट हुक ने कब सूक्ष्मदर्शी से देखा? तो इस भी याद रखिएगा कि कोशिका को कब देखा गया? तो 1665 ईस्वी में। किसने? रॉबर्ट हुक। याद रखिएगा। कोशिका का अर्थ क्या होता है जरा सा जान लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए। कोशिका का अर्थ होता है शेल, यानी इसका मतलब एक छोटा सा कमरा। और कोशिका जो शब्द है यह लैटिन भाषा का शब्द है, बस थोड़ा सा याद रखिएगा इसको, हो सकता है अगर आ जाए एग्जाम में तो आपको दिक्कत ना हो। चलिए, इनमें से कौन एक कोशिका से निर्मित जीव है? मतलब एक कोशिकीय जीव है। अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया हो गया और क्लैमिडोमोनास। चारों का नाम याद रखिएगा, ऑप्शन में देगा कि इनमें से कौन एक कोशिकीय जीव है या नहीं है। तो आपको याद रखना है, अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है, पैरामीशियम जो है वह एक कोशिकीय जीव है, बैक्टीरिया जो है वह एक कोशिकीय जीव है, और क्लैमिडोमोनास ये भी एक कोशिकीय जीव है। फिर से याद रखिएगा, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, क्लैमिडोमोनास। ओके, तो ये चारों जो देख रहे हैं आप, यह एक कोशिकीय जीव है। कोशिका को देखा गया तो कार्क कोशिका में देखा गया है। किसमें? सबसे पहले कार्क कोशिका में देखा गया है। बस याद रखिएगा, कार्क कोशिका आपको याद रखना है। चलिए,
सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जीवित कोशिका का पता किसके द्वारा और कब लगाया गया? देखिए 1665 में रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका खोजा था, बट यहां आपसे जीवित कोशिका की बात की गई है। तो 1674 में ल्यूवेनहॉक के द्वारा जीवित कोशिका का पता लगाया गया। यह प्रश्न आया, देखिए यह प्रश्न आया है ये 7 अगस्त के एग्जाम में। कोशिका में केंद्रक का पता रॉबर्ट ब्राउन ने कब लगाया? यहां पूछा था कि कोशिका में केंद्रक का पता किसने लगाया, तो आप बताते थे रॉबर्ट ब्राउन। लेकिन हो सकता है अगली बार ये पूछे कि कब लगाया, तो जानकारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बोलिए होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। तो 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता किसने लगाया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 26 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। यह भी प्रश्न पूछा है, यह भी प्रश्न पूछा है 7 अगस्त के एग्जाम में, जो 2024 में 7 अगस्त का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया है कि कोशिका में से तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य किसने नाम दिया? बिल्कुल हूबहू प्रश्न पूछा गया है। तो पुरकिंजे या पुरकुंज, जो भी आपको ऑप्शन में मिले, दोनों एक ही आदमी है, नाम बस चूंकि अंग्रेजी नाम है तो अंग्रेजी को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे ना, तो कहीं कुछ और कहीं कुछ और। बाकी कुल मिलाकर के पुरकिंज आप याद रखिएगा या पुरकंज याद रखिएगा। तो पुरकिंज ने 1839 में इसकी खोज करी थी। चलिए एक नंबर सवाल आ गया। 27 नंबर, किस दो वैज्ञानिक ने 1838 और 1839 में कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया? कोशिका थ्योरी, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने बताया? स्लाइडेन और स्वान। दोनों वैज्ञानिक से नाम है स्लाइडेन और स्वान, इन्होंने सेल थ्योरी के बारे में बताया। इनके अनुसार यह बताया कि सभी जंतु और पौधे जो हैं वह कोशिका से बने हैं। ओके, देखिए क्या अगला प्रश्न आ ही गया। किसके सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु जो हैं वह कोशिका से बने हैं? तो स्लाइडेन और स्वान का यही तो सिद्धांत था जो 1838-39 में दिया गया था कि सभी जो है वह कोशिका से निर्मित है। चलिए अगला प्रश्न, ये बहुत शानदार प्रश्न है। 29 नंबर, 1855 में किसने कोशिका का सिद्धांत को और आगे बढ़ाया? थोड़ा सा और आगे बढ़ाया। देखिए 1838-39 में यह बताया गया कि सभी जीव जो है कोशिका से निर्मित हैं। 1855 में थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाया गया और बताया गया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिका से बनी है। जैसे हर चीजों में एक कोशिका नहीं है, अनेक कोशिका है। तो एक जो कोशिका है वह पहले सिंगल कोशिका होती है, वो फिर उससे बनते रहता है। तो ये कह रहा है कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिका से बनती है। ये किसने कहा था? तो ये विर्चो ने कहा था। किसने कहा था? विर्चो ने कहा था 1855 में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज 1840 में हुई है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इनमें से कौन सी कोशिका अपना आकार बदल सकती है? अभी आपको मैं बताया हूं कि अमीबा जो है वह सिंगल कोशिका से बना है। अमीबा एक कोशिका ही है, कुछ और नहीं, एक कोशिका ही है। तो अमीबा जो है ना, देखिए मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अमीबा का कोई आकार ही नहीं है, जो कुछ भी आप बना दीजिए ये अमीबा है। अगर अमीबा को यहां पर खाना दिखेगा, ऐसे यहां पर भोजन है, तो ये क्या करेगा कि अपने शरीर को सिकोड़ सिकोड़ के ऐसे ले आएगा और अंदर घुसेड़ लेगा ये। तो अमीबा अपने शरीर का कोशिका का आकार बदलते रहती है। तो यही पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी कोशिका अपना आकार बदल सकती है? तो अमीबा। यहां जरा रुकिए, रुकिए रुकिए रुकिए, आगे मत बढ़ाइए, रुकिए भाई, धीरे धीरे, यहां ध्यान से समझिएगा। अभी हमने क्या बताया कि यहां कोई भोजन है, अमीबा ये ऐसे करके जो है वह इसको भोजन को अपने लपेट में ले लेता है। तो पूछता है कि अमीबा जो है यह इधर घुमा, गमन किया, तो यह गमन किस माध्यम से किया? अमीबा का तो कोई पैर नहीं है, जब ये सिंगल कोशिका तो इसका कोई पैर नहीं है, तो यह कैसे किया? तो यही पूछता है। इसके पास एक है छदम पांव। छदम पांव मतलब फॉल्स फूड, मतलब फूट कह रहे हैं, फ्रूट नहीं, फूट मतलब पांव, जो पैर है ही नहीं इसके पास, लेकिन छदम पांव है, अपने शरीर को ही ये पांव बना ले रहा है। इसी को कहते हैं स्यूडोपोडिया। जी हाँ, स्यूडोपोडिया यानी कि छदम पांव। तो ये भी प्रश्न पूछता है, अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है स्यूडोपोडिया के माध्यम से, है ना, या चलता है कैसे? स्यूडोपोडिया के माध्यम से, छदम पांव के द्वारा ये चल करके अपना भोजन जो है वह लपेट लेता है। चलिए आगे चलते हैं। पूछेगा सीधा कि अमीबा गमन करता है, तो बताएंगे स्यूडोपोडिया। चलिए अगला प्रश्न 32। मनुष्य के शरीर में रक्त को पंप करता है, तो फेफड़ा मत लगाइएगा, पंप की बात कर रहा है तो हृदय। इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को लाया हूं कि बहुत सारे लोग फेफड़ा मार देंगे।
मनुष्य के शरीर में भोजन का पाचन होता है आमाशय के द्वारा। यदि हम कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से करें तो हमें उसके 3 गुण दिखाई देंगे। कौन कौन 3 गुण? प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक कोशिका, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव, ये 3 गुण आपको दिखाई देंगे। प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव। ओके, चलिए आगे चलते हैं। कोशिका का सबसे बाहरी परत, बहुत शानदार प्रश्न एकदम। देखिए ये सारे प्रश्न जो है ना वो हृदय को छूने वाले प्रश्न हैं। एग्जाम में आएगा तब आप याद करेंगे कि सर ने क्या चीज बताया है। कोशिका का सबसे बाहरी जो परत है वह प्लाज्मा झिल्ली या उसे ही कोशिका झिल्ली कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। ये सारे प्रश्न बाबू मिलेंगे नहीं मार्केट में, नाक रगड़ लोगे, लंच सर के पास पढ़ोगे या डिनर सर के पास पढ़ोगे या किसी भी सर के पास पढ़ोगे, ये क्वेश्चन मैं देख रहा हूं ना, ये क्वेश्चन करा नहीं रहे हैं, कोई फालतू पढ़ाए जा रहे हैं। जो पूछा जाता है वो पढ़ाइए ना बच्चों को। चलिए, कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। कोशिका के जो घटक हैं वह बाहरी पर्यावरण से अलग कौन करेगा? प्लाज्मा झिल्ली। अभी बताया कि कोशिका का सबसे बाहरी लेयर प्लाज्मा झिल्ली है, तो बाहरी घटक से अलग यही कर देगा ना प्लाज्मा झिल्ली। किसे वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं, तो कोशिका झिल्ली को ही वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न। पदार्थ की गति होती है, पदार्थ की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता। आपने देखा है वायु की भी गति होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो सब में यही है उच्च से निम्न, याद रखिएगा। पौधे के मूल यानी पौधे के जड़ द्वारा जल का अवशोषण जो है वह उदाहरण है, तो प्रासरण, प्रसारण नहीं है। देखिए यहां पर इसको ध्यान से लीजिएगा, परासरण का उदाहरण है ना, परासरण का, प्रसारण नहीं। पौधे के मूल द्वारा जल का अवशोषण परासरण का उदाहरण है। अगला प्रश्न। कोशिका के विभिन्न अंगकों का अंदर आना तथा बाहर निकलना उदाहरण है, यह विसरण का। कोशिका के विभिन्न अंगकों का अंदर आना तथा बाहर निकलना विसरण का। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, तो यह लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। जो कोशिका का जो बाहरी जो परत है ना, यह लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। किसकी? लिपिड और प्रोटीन की। चलिए अगला प्रश्न। कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिकीय जीवों में होता है। कोशिका के वाह्य ध्यान दीजिएगा, बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता है, यह कहलाता है। सीधा प्रश्न याद रखिएगा, कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में कोशिका को, यहां लिख लीजिए, सहायता जो है वह कहलाता है। क्या कहलाता है? एंडोसाइटोसिस। जी हाँ, याद रखिएगा, भले नाम टेढ़ा है लेकिन पूछ देगा कि कोशिका को बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता जो है यह क्या कहलाता है? तो बताइएगा, एंडोसाइटोसिस। जी हाँ, एंडोसाइटोसिस। पादप कोशिका की भित्ति जो मुख्यतः जो है वह बनी होती है सेलुलोज की। किसकी? सेलुलोज की। यह पौधे को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान कराता है। कौन? तो यह है सेलुलोज। देखिए प्रसारण नहीं है, परासरण है। आप इसको जरा सा, परासरण है ना, परासरण होता है, यह जीवित कोशिका में होता है, न कि मृत कोशिका में। क्रोमोसोम होते हैं, अगला प्रश्न है, क्रोमोसोम होते हैं केंद्रक में जो कोशिका विभाजन के समय छड़ाकार दिखाई देता है, यह क्रोमोसोम होता है। जब कोशिका विभाजन होगा ना उस समय यह छड़ाकार दिखाई। यह पूछ सकता है कि क्रोमोसोम केंद्रक में कोशिका विभाजन के समय कैसा दिखाई देता है, तो बताएंगे छड़ाकार। ऐसे याद रखिएगा। क्रोमोसोम बने होते हैं, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, क्रोमोसोम बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन के। जी हाँ, डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं, तो डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। देखिए जो इंपॉर्टेंट है मैं उसमें विशेष ध्यान देता हूं, जो कम इंपॉर्टेंट है उसको बस कम ध्यान देता हूं। केंद्रक झिल्ली होती है, तो केंद्रक झिल्ली दोहरी परत। अभी केंद्रक झिल्ली कैसी झिल्ली है? दोहरी परत, याद रखना है आपको। जब कोशिका विभाजन होने वाली होती है तो क्रोमेटिड संगठित हो जाता है क्रोमोसोम में। याद रखिएगा, जब कोशिका विभाजित होने वाली होती है तो जो क्रोमेटिड है यह किस में संगठित हो जाता है? तो क्रोमोसोम में संगठित हो जाता है। बैक्टीरिया में केंद्रक झिल्ली जो है वह नहीं होती है। बैक्टीरिया में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती है, याद रखिएगा। ऐसे जीव जिनकी कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उनको क्या कहा जाता है? जिनकी कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें प्रोकैरियोटिक कहा जाता है, और जिनमें होगा उन्हें
यूकैरियोटिक, दोनों याद रखिएगा। जिन कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं होगी प्रोकैरियोटिक, केंद्रक झिल्ली होगी यूकैरियोटिक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो आगे। यूकैरियोटिक कोशिका में क्लोरोफिल कहां होता है? तो जो यूकैरियोटिक कोशिका है इसमें क्लोरोफिल प्लास्टिड में होता है। किसमें? प्लास्टिड में। कोशिका द्रव तथा केंद्रक दोनों को मिलकर कहा जाता है, दोनों को अगर मिलाते हैं कोशिका द्रव और केंद्रक को तो जीव द्रव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीव द्रव्य। और यह नामकरण किसने दिया था? तो पुरकिंजे ने दिया था, याद रखिएगा, पूछा हुआ है। कोशिका द्रव और केंद्रक दोनों को मिलाकर के जीव द्रव्य कहलाता है। चलिए 56 नंबर। इनमें से किसमें किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है? तो वायरस में जो है वह किसी भी प्रकार की कोई झिल्ली नहीं होती है। वायरस में किसी भी प्रकार की कोई झिल्ली नहीं होती है। चलिए अगला। इनमें से किसकी रचना प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती है? तो ईआर यानी अंतर्द्रव्य जलिका, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जो संरचना होती है, जो समरूप होता है किसके? ईआर का, यानी अंतर्द्रव्य जलिका का। गाल्जी उपकरण का सबसे पहले विवरण किसने किया? तो कैमिलो गाल्जी ने किया। इसमें कौन सी झिल्ली युक्त पुटिका होती है? तो गाल्जी उपकरण भी झिल्ली होता है और ईआर यानी अंतर्द्रव्य जलिका में भी झिल्ली होता है। झिल्ली याद रखिएगा, ये झिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। मैं इसलिए झिल्ली झिल्ली बार बार कर रहा हूं। दोहरी झिल्ली कौन कौन है और किसमें झिल्ली है? तो झिल्ली याद रखिएगा। पूछ देगा इनमें से कौन सी बिना झिल्ली का है, तब समझ लीजिए कि आपको नहीं गड़बड़ा जाएंगे। तो गाल्जी उपकरण में भी झिल्ली है और अंतर्द्रव्य जलिका में भी झिल्ली है। अंतर्द्रव्य जलिका में संश्लेषित पदार्थ पैक किए जाते हैं गाल्जी उपकरण के रूप में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अगला प्रश्न। अंतर्द्रव्य जलिका यानी ईआर में संश्लेषित पदार्थ को किसके द्वारा कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेजा जाता है? तो यह गाल्जी उपकरण के द्वारा ही, गाल्जी उपकरण के द्वारा ही भेजा जाता है, याद रखना है आपको। कौन कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है? बहुत शानदार, कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है यह लाइसोसोम। डी डुबे ने खोजा था, इसको याद रखिएगा। इसमें से कौन बाहरी पदार्थों के कोशिका अंग को टूटे फूटे भाग को पाचित करके कोशिका को साफ करता है? सीधा प्रश्न है। बाहरी पदार्थों के कोशिका अंगों के टूटे फूटे भाग को पाचित करके कोशिका को साफ रखता है, यह लाइसोसोम है। इसे ही आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। किसे? कोशिका को ही आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। देखिए आज का आखिरी सवाल, कैमिलो गाल्जी, इनको 1906 में मिला था ना नोबेल, इनका जन्म पूछ रहा है। तो कैमिलो गाल्जी का जन्म जो है वह 1843 में 7 जुलाई के दिन हुआ था। कब हुआ था? 7 जुलाई के दिन। तो याद रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यह जो प्रश्न है 65 प्रश्न है, यह 65 प्रश्न आपके जिंदगी को बदल देने वाले हैं। अगर आपने अच्छे से किया है तो देख लीजिएगा, ये जो कल ही एग्जाम होगा 11 को, इसमें ही आपको प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलेगा। इसके बाद भी जितने एग्जाम होंगे सारे एग्जाम में यहां से प्रश्न देखने को मिलेगा। मैं वीडियो बना करके आपको बताऊंगा कि देखिए यहां से प्रश्न आपको देखने को मिला है। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।